हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय लिविशा क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम एनसीईआरटी भूगोल पढ़ेंगे जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। विश्व एवं भारत के भूगोल को जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें हम कवर करेंगे। ठीक, आइए फिर देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आ जाते हैं विश्व का भूगोल। तो इनके परिचय हम देखते हैं। भूगोल के लिए जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यूनानी विद्वान इरेस्टोस्थनीज ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। भूगोल शब्द का अंग्रेजी के ज्योग्राफी शब्द का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। जो हिकेटियस है उनको भूगोल का पिता कहा जाता है, जबकि अलेक्जेंडर हम्बोल्ड है उनको आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है और अलेक्जेंडर हम्बोल्ड को आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ये कॉस्मोलॉजी कहलाता है। उसके बाद गॉड पार्टिकल हिग्स बोसोन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी आकाशीय पिंड की विशेषता को वैज्ञानिक अध्ययन खगोलीय एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत रखा जाता है। एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत रखा जाता है। सर्वप्रथम कोपरनिकस ने 16वीं शताब्दी में कहा कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है। जो सूर्य है वो हमारा ये जो सौर मंडल है इसका केंद्र है। किसने कहा? सर्वप्रथम कोपरनिकस ने 16वीं शताब्दी में कहा कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है। ये जो सूर्य है और ये सौर मंडल है। इन्होंने कहा सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। इन्होंने कहा सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। पृथ्वी। और उसके बाद ग्रहों की गति संबंधी नियमों का प्रतिपादन 17वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री केपलर ने किया था। कौन किया था? केपलर ने। आइए देख लेते हैं, केपलर ने किया था। ग्रहों की संबंधी नियमों का प्रतिपादन 17वीं शताब्दी में केपलर ने किया था। तो ये कब किया था? अभी देखते हैं। 17वीं शताब्दी में किया था। ब्रह्मांड अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा का सम्मिलित रूप है। ब्रह्मांड द्रव्यमान, अस्तित्वमान एवं ऊर्जा का सम्मिलित रूप है। टॉलेमी के अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। जो ब्रह्मांड है उसके केंद्र में पृथ्वी है। ये किसने कहा? ये टॉलेमी ने कहा। उसके बाद जबकि कोपरनिकस ने 1543 ईसा पूर्व में सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में माना, जबकि कोपरनिकस जो है वो 1543 में सूर्य को ब्रह्मांड है इस केंद्र में सूर्य को माना, और टॉलेमी जो है ये ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी को बताते। यही इन दोनों में अंतर है। टॉलेमी ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी को बताते हैं और जो कोपरनिकस थे ये ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य को बताते हैं। उसके बाद वस्तुतः ब्रह्मांड सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं तक का सम्मिलित स्वरूप है। ठीक, आकाशगंगा असंख्य तारों जैसे सूर्य का समूह है। उसके बाद आ जाते हैं कि एक अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में लगभग 1 खरब यानी 100 मिलियन आकाश गंगाएं हैं। प्राय ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पूर्व बिग बैंग की घटना हुई। ब्रह्मांड उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत जॉन लेमेत्रे ने दिया था। ठीक, आकाश गंगा आ जाते देख लेते हैं। आकाश गंगा ब्रह्मांड में पाए जाने वाले तारों, ग्रहों, उपग्रहों आदि के जमाव पुंज को आकाश गंगा कहते हैं। जब बहुत सारे तारों, ग्रहों, उपग्रहों इन सबको मिलाकर के एक आकाश गंगा बनती है। खगोल शास्त्री एडविन हबल ने बताया कि हमारी आकाश गंगा के समान ब्रह्मांड में कई आकाश गंगाएं पाई जाती हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है तथा यह सर्पिलाकार आकृति में है। ये भी पूछ लिया जाता है ये किस आकृति में है, तो ये सर्पिलाकार आकृति में है। आकाश गंगा मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने टेलीस्कोप की सहायता से देखा था। आकाश गंगा मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? तो ये गैलीलियो ने टेलीस्कोप की सहायता से देखा था। आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है जिसे निहारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? निहारिका। आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत
हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे नीहारिका कहते हैं। ब्लैक होल आकाशगंगा के क्षेत्र में स्थित अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र है। अमेरिका खगोलविद एडविन हम्बल ने बताया कि ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, अर्थात इसका विस्तार हो रहा है। उसके बाद आ जाते हैं कि इन्होंने जो बताया, उसके बाद ब्रह्मांड का विस्तार प्रकाश वर्ष में माना जाता है। यह दूरी की माप है। एक प्रकाश वर्ष 9.461 गुणे 10⁻23 किमी के बराबर होता है। हमारे आकाशगंगा के सबसे शीतल एवं चमकीले तारों का समूह ओरियन नेबुला है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं तारे। तारे ब्रह्मांड में पाए जाने वाले गैसों के चमकदार पिंड है। इनमें स्वयं का प्रकाश पाया जाता है, जिसका स्रोत नाभ की संलयन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? नाभ की संलयन के द्वारा। ठीक, तारों में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन तथा इसके पश्चात हीलियम पाई जाती है। हाइड्रोजन प्लस हीलियम तारों में पाई जाती है। उसके बाद तारों का रंग उनकी आयु की सूचना देता है। जो तारा जितना चमकीला होता है उसकी आयु उतनी ही कम होती है। जो तारा जितना चमकीला होता है उसकी आयु उतनी कम होती है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि दिया है ये कि आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया है। इसके आंसर आप सभी लोग बताएंगे। उसके बाद आ जाता है, अभी वैसे बता दें आप सभी लोगों को कि ये जो क्वेश्चन है ये अभी जो पुलिस का पेपर हुआ है इसमें ये पूछा गया था। ये वाला आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है। उसके बाद आ जाते हैं, उस आकाशगंगा का नाम बताया जिसका पृथ्वी एक ग्रह है। ठीक, जिसका पृथ्वी एक ग्रह है। उसके बाद आ जाते हैं कि आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहते हैं? तो ये है हम्बोल्ट को कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया है? तो ये अभी आप सभी लोगों को मैंने बताया था, चार्ल्स लेमेत्रे ने दिया है। हम सर्पिलाकार की जिस मंदाकिनी के किनारे पर रहता है उसे क्या कहते हैं? तो अभी हमने बताया था जो सर्पिलाकार होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आकाश गंगा। क्या कहते हैं? आकाश गंगा। उसके बाद आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत किस गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है? तो ये अभी आप सभी लोगों को बताए हैं किससे होती है। तो आप सभी लोग देख लीजिए और कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। 2-3 क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए हैं। एक ये भी गैलीलियो टेलीस्कोप की सहायता से सबसे पहला किस आकाशगंगा को देखा था? तो ये आप सभी लोग बताएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर दिया है तो आप सभी लोगों को मैंने दिखाई दिया, तो मेरा मतलब ही क्या बना है तो ये देख लीजिए, मंदाकिनी का किया है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं कि वैज्ञानिक और संबंधित तथ्य। स्ट्रैबो जो है वो भौगोलिक विश्वकोश से संबंधित है। पोलोडोनियस ये भौतिक भूगोल के जनक है। इरेस्टोस्थनीज ये व्यवस्थित भूगोल का जनक या फिर ज्योग्राफी शब्द का प्रथम प्रस्तावक है। हिकेटियस ये जो भूगोल के जनक है। एंड्रोमेंडर विश्व मानचित्र के निर्माण करता है। मॉर्टिन वेहन विश्व ग्लोब निर्माता है। कार्ल शावर ये सांस्कृतिक भूगोल के जनक है। अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ये वर्तमान भूगोल के जनक है। उसके बाद ये आ जाते हैं रेडजेल ये मानव भूगोल के पिता हैं। थेल्स एवं एनी जेनमेंडर गणितीय भूगोल के संस्थापक। तारों का जन्म गैस तथा धूल कणों के विशाल बादल जिसे नेबुला कहते हैं से होता है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा ये साइरस है। सूर्य से कम द्रव्यमान वाले तारों को वामन तारा कहते हैं। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखाई देने वाला तारा है। यह पृथ्वी की ध्रुव पर 90 अंश का कोण बनाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2021 का जो पेपर यूपीटेट का हुआ था उस पे पूछा गया था ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है। तो ध्रुव तारा उत्तर की दिशा में दिखाई देने वाला तारा यह पृथ्वी के ध्रुव पर 90 अंश का कोण बनाता है। ठीक, जब तारा अत्यधिक विशाल व लाल रंग का दिखाई देता है तो इसे लाल दानव कहते हैं। सूर्य के द्रव्यमान के लगभग 1.4 गुना द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं सौरमंडल। सौरमंडल में
सूर्य तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे लेकिन अब 8 हैं। प्लूटो को निकाल दिया गया। ग्रहों द्वारा अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। जब ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो इसे उस ग्रह की परिक्रमण गति कहते हैं। तो ये देख लीजिए, जब ग्रह जो है वो सूर्य के, ये जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जब ग्रह चक्कर लगाते तो उसे परिक्रमण कहते हैं। और ग्रहों द्वारा अपने अक्ष पर ही जो ये ग्रह हैं, इनके द्वारा अपने अक्ष पे ही घूमना परिभ्रमण कहते हैं। ठीक, ये चीज और ध्यान रखिएगा। जब आप खुद ही अपने ऐसी पैर को एक वो मान करके ऐसी गोल गोल घूमेंगे तो आपका खुद ही वो परिभ्रमण होगा। और जब आप किसी और का वो परिक्रमा लगाते हैं तो उसे परिक्रमण कहते हैं। ठीक, ऐसे ध्यान रखिएगा। तो सूर्य का जब लगाते हैं तो उसे परिक्रमण कहते हैं, जब खुद का लगाते हैं तो उसे परिभ्रमण कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण ग्रह को बाह्य ग्रह कहते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को मैं बता देती हूँ, कैसे बता रही हूँ, सॉरी 1 मिनट दीजिए, बता रहे हैं आप सभी लोग। ये ऐसे होता है, जैसे ये क्या बोले, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। जैसे कि ये हमारा सूर्य हो गया। ठीक, सूर्य के सबसे नजदीक क्या है, बुध, शुक्र, पृथ्वी। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण। ठीक, तो ये जो बृहस्पति के बाद वाले बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो है ये बाह्य ग्रह है। और इसके मंगल के इधर तक जो बुध तक, ये आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। और ये मंगल और बृहस्पति के बीच में एक क्षुद्र ग्रह पाया जाता है जो बहुत फेमस है। पूछा जाता है किन 2 ग्रहों के बीच जो क्षुद्र ग्रह है वो पाया जाता है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में ये क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। उसके बाद आ जाते हैं, बताते हैं आप सभी लोगों को। ये हो गया कि बाह्य ग्रह किसे कहते हैं और आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं। आप सब लोग समझ गए होंगे, आशा करती हूँ। ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। इनका कोई अपना ग्रह नहीं होता। ये जो ग्रह सूर्य है, सन हमारा, इसके चारों ओर जो भी ग्रह घूमते हैं, ग्रह चक्कर लगाते हैं, वो ये जो सूर्य है इसके चमक से प्रकाशित होते हैं, जबकि इनका कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। उसके बाद आ जाता है बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आकाश में बड़ा होने के कारण इसे मास्टर ऑफ गॉड्स कहते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा 11.86 वर्ष यानी 12 वर्ष में करता है तथा यह अपनी धुरी पर 9.8 घंटे में घूमता है। बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक, ये पूछा जाता है कि इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो ये गैनीमेड उपग्रह है बृहस्पति का। ठीक, उसके बाद बृहस्पति तारा तथा ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है, क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है तथा इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एवं अमोनिया गैसें पाई जाती है, इसलिए बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। वर्तमान बृहस्पति के पास उपग्रहों की संख्या 79 है। ये जब बुक प्रकाशित हुई है तब की है, बाकी हम आप सभी लोगों को इसका अभी प्रेजेंट का देख करके बता देंगे क्या इतना ही है या फिर इसके अलावा बढ़ा भी है। ठीक, आप सभी लोग इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं, ये शनि है, ये आकाश में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, आकार में पूछ रहा है, ये आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद शनि है। एक मिनट, जैसे कि इसके चारों ओर वलय पाया जाता है। शनि जो है इसके चारों ओर वलय, छल्ला या फिर वलय ऐसे आ जाता है। इसका घनत्व 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जो अन्य सभी ग्रहों में सबसे कम है।
शनि के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया गैस पाया जाता है, जिसके कारण शनि को गैसों का गोला भी कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। टाइटन शनि का खोजा गया पहला उपग्रह है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह। गैनीमेड बृहस्पति का था, टाइटन शनि का। शनि के उपग्रहों की संख्या 82 है। यह सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह बन गया है। ठीक, ध्यान रखिएगा। शनि ग्रह के ऊपरी मंडल में पीली अमोनिया कणों की परत स्थित है, जिस कारण यह पीले रंग दिखाई देता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। उसके बाद आ जाता है तीसरे नंबर पे अरुण। पहले बृहस्पति, शनि, फिर अरुण। ठीक, अरुण आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके खोजकर्ता सर विलियम हर्शेल 1781 में खोजे थे। इसके उपग्रहों की संख्या 27 है। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में पूरा करता है तथा अपनी धुरी पर 17.9 घंटे में घूमता है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। ठीक, इतना हो गया। उसके बाद आ जाते हैं इसका प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं। मास्टर ऑफ गॉड्स की उपमा किस ग्रह को दी जाती है? तो आप सभी लोगों को अभी बताया मास्टर ऑफ गॉड्स की उपमा ये जो है सी बृहस्पति को दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह ग्रह नहीं है? तो अरुण, शनि, पृथ्वी। पृथ्वी जो है ये एक उपग्रह है, ये ग्रह नहीं है। पृथ्वी एक उपग्रह है, बाकी सारे ग्रह है। ठीक, पृथ्वी उपग्रह है, बाकी सारे ग्रह हैं। तारों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये सर्वाधिक मात्रा में तारों में क्या पाई जाती थी? हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती थी। तो ये यहाँ पे हो जाएगी तारों में बी हाइड्रोजन। बृहस्पति के ज्ञात उपग्रहों की संख्या 79 है अभी तक जो ज्ञात है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह तो ये हो जाएगा बृहस्पति। आकाश में सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह तो ये हो जाएगा शनि। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता थे? तो ये हो जाएंगे निर्माणकर्ता जो विश्व मानचित्र के थे एनेजिमेंडर हो जाएंगे। उसके बाद बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा लगभग कितने समय पूरा कर लेता है? तो बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा 12 वर्ष में पूरा कर लेता है। ठीक, सूर्य से कम द्रव्यमान वाले तारों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वामन तारा। क्या कहा जाता है? वामन तारा। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह तो ये है गैनीमेड। ठीक, क्या है? गैनीमेड। उसके बाद आ जाते हैं वरुण। वरुण जो है ये सौरमंडल का चौथा बड़ा ग्रह है। वरुण ग्रह के 14 उपग्रह हैं। वरुण ग्रह को समुद्र का देवता भी कहते हैं। वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा 165 वर्ष में पूरी करता है, जबकि अपनी धुरी पर 167 यानी 16.7 घंटे में घूमता है। वरुण ग्रह की खोज जे जी गाले ने 1846 में की थी। यह सर्वाधिक ठंडा ग्रह है क्योंकि ये सूर्य से थोड़ा दूर पे स्थित है, इसलिए ये सर्वाधिक ठंडा ग्रह माना जाता है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं शुक्र। यह पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक तथा सूर्य से दूसरा निकटतम ग्रह है। यह सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। शुक्र जो है इसको शुक्र को साज का तारा तथा भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र आकार, घनत्व तथा व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर है, इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद शुक्र में 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। इसे प्रेशर कुकर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है, इसलिए इसे को प्रेशर कुकर के नाम से भी जाना जाता है। बुध के समान ही शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ये जो ग्रह हैं इन सारे ग्रहों के उपग्रह हैं, लेकिन जो बुध है और बुध के समान जो एक शुक्र है इन दोनों के कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र सूर्य की परिक्रमा 222 दिनों में पूरी करता है तथा यह अपनी धुरी पर 224.6 दिनों में पूरा करता है। उसके बाद आ जाते हैं मंगल पे। मंगल जो है ये आकार की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में करता है तथा अपनी धुरी पर ये 24.6 दिन में घूमता है। मंगल आंतरिक ग्रहों में सबसे भारी ग्रह है। ठीक, जैसे आंतरिक ग्रह भी मैंने बताया था, ये सूर्य है, सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल,
ये चारों आंतरिक ग्रह हैं, ठीक। ये चारों आंतरिक ग्रह, और इन चारों आंतरिक ग्रह में जो मंगल है ये सबसे भारी ग्रह है, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि मंगल सूर्य की परिक्रमा को मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण यह लाल रंग का दिखाई पड़ता है। यह किस रंग का दिखाई पड़ता है? तो ये लाल रंग का दिखाई पड़ता है, ठीक। ये लाल रंग का दिखाई पड़ता है। उसके बाद फोबोस तथा डीमोस मंगल के दो उपग्रह हैं। मंगल के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस तथा डीमोस। उसके बाद सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स तथा सबसे बड़ा पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर है। निक्स ओलंपिया पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट 3 गुना अधिक ऊंचा है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं, मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है क्योंकि यह यहाँ पर वायुमंडल पाया गया है। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही, क्यों की जा रही? क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल पाया गया, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं बुध। यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है तथा आकार में सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ठीक। सूर्य के पास से जब चलेंगे तो सूर्य के जस्ट बाद ये बुध है, लेकिन ये कह रहा है यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह तथा आकार में सबसे छोटा है, ठीक। ध्यान रखिएगा। बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय 88 दिन में पूरा कर लेता है। बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं, जैसा कि अभी मैंने बताया शुक्र के पास भी अपना कोई उपग्रह नहीं है। बुध पर वायुमंडल का अभाव है, यहाँ वायुमंडल नहीं पाया जाता है। बुध ग्रह पर यहाँ वायुमंडल का अभाव है, जबकि अभी आप लोगों ने देखा कि मंगल ग्रह जो है यहाँ पर वायुमंडल पाने जाने की संभावना व्यक्त की जा रही, इसीलिए यहाँ पे बोला गया यहाँ पर्वत वगैरह जो भी चीजें हैं, ठीक। उसके बाद ये सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में सबसे कम समय में पूरी करता है तथा अपनी दूरी पर 59 दिनों में घूमता है। अभी मैंने बताया था परिक्रमण और परिभ्रमण, ठीक। ध्यान रखिएगा। बुध का तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 अंश सेल्सियस है। उसके बाद आ जाते हैं सूर्य, ठीक। सूर्य सौर मंडल का प्रधान ग्रह सूर्य है। यह एक गैसीय गोला है जो हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5 के मिश्रण से बना है, ठीक। ध्यान रखिएगा। उसके बाद सूर्य के केंद्र से बाहर की ओर फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एवं कोरोना परतें पाई जाती हैं। सूर्य के केंद्र से बाहर की ओर, सूर्य का जो ये केंद्र है इसके बाहर की ओर फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एवं कोरोना परतें पाई जाती हैं। पूछा जाता है कोरोना या फिर किरीट भी इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरीट। ध्यान रखिएगा, किरीट। उसके बाद हमारे सौर मंडल के 8 ग्रह हैं, जो कि पहले 9 था, लेकिन प्लूटो को निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उसे पौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, ठीक। तो ये 8 ग्रह कौन कौन से हैं देख लीजिए, अभी जो पढ़ चुके हैं हम लोग। बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल, ये आंतरिक एवं पार्थिव पृथ्वी के समान चट्टानी ग्रह कहलाते हैं, जबकि बृहस्पति, शनि, वरुण या फिर इसी का नाम यूरेनस, वरुण इसी का नाम नेपच्यून, इसे इंग्लिश में कहते हैं बाहरी एवं जोवियन बृहस्पति के समान गैसीय ग्रह कहलाते हैं। इतने बाह्य और आंतरिक अभी मैंने अगली वीडियो में आप सभी लोगों को बताया था, ठीक। उसके बाद सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम, पहले बुध, ये सूर्य हो गया अपना। उसके बाद एक मिनट भी बता रहे हैं आप सभी लोगों को अच्छे से, जैसे कि ये सूर्य है, सन। उसके बाद ये बढ़ते ग्रह के पूछ रहा है, बढ़ते क्रम में बुध, यहाँ ये बुध है, ठीक। उसके बाद ये शुक्र है, उसके बाद ये पृथ्वी है, उसके बाद ये मंगल है, उसके बाद मंगल के बाद जस्ट ये बृहस्पति, जो कि मैंने बताया था अभी, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। फिर उसके बाद ये शनि आ जाता है, उसके बाद ये अरुण, उसके बाद वरुण, ठीक। ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं, ये हो गया। उसके बाद शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा
पश्चिम से पूर्व एक ही है, ठीक। जैसे ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये क्या पूछ रहा है, शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा पश्चिम से पूर्व है, ठीक। ये पश्चिम है, ये पूर्व है। शुक्र और अरुण को छोड़ करके, शुक्र और अरुण को छोड़ के बाकी सारे ग्रह ऐसे घूमते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। और जो शुक्र और अरुण है ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, ठीक। ध्यान रखिएगा, शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम घूमते हैं और बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक। और उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल ग्रह को आंतरिक ग्रह माना जाता है। अभी मैंने आप सभी लोगों को ध्यान धराया था। क्षुद्र ग्रह को मंगल एवं बृहस्पति के ग्रहों के बीच में माना जाता है, ठीक। उसके बाद धूमकेतु गैस एवं धूल के संग्रह हैं जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश चमकीले गोले के रूप में दिखाई देता है। बाकी आइए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। जैसे कि देख लीजिए, ये पेन जब ले लो ना तो ये आता नहीं है जल्दी, तो फिर दिक्कत होती है मुझे, बाकी और किसी चीज की दिक्कत नहीं। तो आइए देख लेते हैं। फोबोस और डीमोस यह दो उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो अभी हमने बताया था जो मंगल ग्रह हैं इनके दो फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, ठीक। उसके बाद सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? अभी मैंने बताया था आप सभी लोगों को, सबसे अधिक चमकीला ग्रह है शुक्र। उसके बाद निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ग्रह और उनके आरोही क्रम को दर्शाता है? तो अवरोही क्रम को पूछ रहा है। आरोही क्रम बढ़ते और अवरोही क्रम घटते, ठीक। तो ये ऐसे देखिए, जब स्टार्ट होता है तो बुध से स्टार्ट होता है तो लास्ट में बुध होगा, तो सारे के लास्ट में बुध है, तो सबसे पहले लास्ट में किस चीज से खत्म हो रहा है ये देखिए, ये हो जाएगा यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध, ठीक। उसके बाद किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का एक आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह है? तो अभी मैंने बताया था, तो ये मंगल जो है ये आंतरिक या पार्थिव ग्रह हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं। ये पेन लेने बहुत प्रॉब्लम करता है, बहुत ज्यादा, और ना पेन लो तो फिर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा ऐसे में ना। ये देखिए, निम्न ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त है? ठीक, नहीं पहले ये देख लेते हैं, ये एक क्वेश्चन छूट रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में दक्षिणावर्त सूर्य भ्रमण करता है? तो अभी मैंने बोला था सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व होते हैं, शुक्र और वरुण को छोड़कर। तो ये पूछ रहा है पूर्व से पश्चिम दिशा में, तो यहाँ पे क्या है? शुक्र और अरुण। तो अरुण को यूरेनस भी कहते हैं, तो यूरेनस है। उसके बाद निम्न ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त है? तो मंगल, जहाँ पे जीवन के लिए अस्तित्व में है मंगल है। उसके बाद आ जाते हैं शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी परतें सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो ये पाई जाती हैं मीथेन, ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं, यह सूर्य की ओर अग्रसर होते समय ही दिखते हैं क्योंकि सूर्य की किरणें इन्हें चमकीला बनाती हैं, ठीक। अभी जो हमने आगे वीडियो में ये धूमकेतु को पढ़ा था उसी के आगे का है, ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं, ये ना बहुत प्रॉब्लम करता है वीडियो बनाते समय। सोचिए आप लोगों के लिए मैं कितना मेहनत कर रही हूँ। उल्का, ये क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े तथा धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल कण हैं। ये बस क्षण भर के लिए दिखते हैं एवं लुप्त हो जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संगठन IEAU अगस्त 2006 प्राग सम्मेलन में यम, जो प्लूटो है, ठीक, अभी मैंने बताया था, को ग्रहों की श्रेणी से निकालकर बौने ग्रह में रखा गया। ये पूछ लिया जाता है कब निकाला गया था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा अगस्त 2006 में। उसके बाद देख लेते हैं सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, रात्रि में लाल दिखाई देने वाला मंगल, सबसे छोटा ग्रह बुध, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, सूर्य के सबसे निकट बुध, सूर्य का सबसे दूर वरुण, पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र, सबसे अधिक चमकीला ग्रह तो अभी मैंने बताया था शुक्र,
सबसे अधिक चमकीला तारा ये साइरस है। सबसे अधिक ग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति है। सबसे अधिक ठंडा ग्रह वरुण। सबसे अधिक गर्म ग्रह तो ये शुक्र है। उसके बाद रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह ये मंगल। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह तो अब शायद शनि बन गया है। ठीक, शायद शनि बन गया है। शनि के पास काफी ग्रह हो गए थे, बाकी देखना पड़ेगा। उसके बाद रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल। उसके बाद आप सभी लोगों को पता हो तो कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो फिर मैं अगली जो वीडियो लेकर के आऊंगी उसमें मैं चेक करके बता दूंगी। ठीक है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस मंगल का उपग्रह। उसके बाद नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को। भोर का तारा शुक्र को। सांझ का तारा शुक्र को। पृथ्वी की बहन शुक्र को। हरा ग्रह वरुण को। विशाल धब्बे वाला बृहस्पति को। गौना ग्रह इसको प्लूटो। अभी मैंने बताया था आप सभी लोग। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं कि पृथ्वी से अधिकतम दूरी सूर्य की 15.21 करोड़ किलोमीटर। ये आप सभी लोग देख लीजिएगा, ऐसे बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक, बाकी आप सभी लोग देख लीजिएगा। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है मैं बता देती हूँ आप सभी लोगों को। इसमें ये है प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 8 मिनट 18 सेकंड। सूर्य के प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक, उसके बाद इसमें बहुत ज्यादा और है नहीं, देख लीजिएगा। उसके बाद ये अभी मैंने पढ़ाई दिया आप सभी लोगों को, किसकी परिक्रमा कितने दिन में कौन लगाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अरु, वरुण। ये आप सभी लोग देख लीजिएगा। ठीक, और किसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? बुध, शुक्र का कोई उपग्रह ही नहीं है। पृथ्वी के उपग्रह 1 है। उसके बाद मंगल के 2 है, फोबोस, डिमोस। अरुण के 27 है, वरुण के 13 है। ठीक, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद परिक्रमण समय सूर्य के चारों ओर कब कितने कितने समय में लगाते हैं? परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर। ठीक, ये देख लीजिएगा। उसके बाद आइए, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, इसको आप लोग कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कैसा है, कैसी लगी वीडियो आप सभी लोगों को, कैसी लग रही है पढ़ाने का तरीका मेरा। बहुत सारी चीजें, अभी थोड़ा मैं भी यूट्यूब पे नई हूँ तो आप सभी लोगों का फुल सपोर्ट चाहिए मुझे। बाकी थोड़ा तो होता ही है प्रॉब्लम, या फिर थोड़ा डर या थोड़ा नर्वसनेस आता ही है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही बार में परफेक्ट कर लेता है। आप लोग कंटेंट देखिए कि कंटेंट मैं आप सभी लोगों के लिए कितना अच्छा प्रोवाइड कर रही हूँ। बाकी मेरा क्या है, मैं तो धीरे धीरे कर ही ले जाऊंगे, तो आप सभी लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा। बस ये है कि आप सभी लोग बेस्ट करिए, बस मेरा मेन उद्देश्य ये है। मैं सोचती हूँ कि हम लोग जिस अभाव में पले बड़े, जिस अभाव से हम लोगों ने अपने सारे सपने नहीं पूरे कर सके, क्योंकि आप सभी लोगों के समय में इतना ज्यादा एंड्रॉयड, सोशल मीडिया, इन सब चीजों से आप सभी लोग ज्ञान इतना ज्यादा ले सकते हैं कि आप सभी लोगों को ऐसे में अगर गवर्नमेंट में, जैसे सबसे ज्यादा बच्चे गवर्नमेंट वाले परेशान होते हैं, जो गवर्नमेंट पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, उनके लिए प्रॉब्लम होती है कि उनको अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता है। बाद में उन्हें जो फेस करना पड़ता है उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जो कि मैंने ये चीज अपना व्यक्तिगत शेयर कर रही हूँ, मुझे इस चीज को बहुत अच्छे से पता है। तो आप सभी लोग वो गलती मत करिए। आप सभी लोगों के पास समय भी है, सोशल मीडिया भी है, उसका आप सभी लोग सही फायदा उठाइए। बस मैं यही आप सभी लोगों से चाहती हूँ। आइए देख लेते हैं सौर ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है। तो ये सौर ऊर्जा किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये सौर ऊर्जा उत्पन्न होता है संलयन प्रतिक्रिया के द्वारा। सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति की प्रक्रिया का नाम है, तो ये नाम है डी, क्या है? नाभ की संलयन। ठीक, नाभ की संलयन। हमारी सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो सभी को पता है, सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद हमारे प्लेनेट पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी के लिए मुख्य स्रोत है वायु। ठीक, उसके बाद 1 2 3 4 हाँ, सूर्य। उसके बाद सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है, दीप्तमान आमुख जो है ये प्रकाश मंडल कहलाता है। पृथ्वी तट पर सूर्य की परिक्रमा करती है, तो कैसे करती है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि ये अंडाकार, ठीक, अंडाकार।
नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है? तो ये है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो ये ग्रह सबसे नजदीक है बुध। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं पृथ्वी प्रमुख तत्व। पृथ्वी का अनुमानित आय इतना है 4.6 अरब। ये क्षेत्रफल, भूमि, ये सभी आप सब लोग देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट मैं बता देती हूँ। इसमें ये सूर्य से सबसे नजदीक की अवस्था उपसौर और सूर्य से सबसे दूर की अवस्था 4 जुलाई अपसौर। आप लोग ध्यान रखिएगा, याद करने का क्या है कि उपसौर इसमें ये 3 जैसा आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा जिसमें 3 जैसा आ रहा है वो 3 जनवरी होगा और ये नजदीक की दिशा है। उसके बाद अपसौर तो यहाँ पे अप आ रहा है, ये 4 जैसे, तो ध्यान रखिएगा। ऐसे ही मैंने ट्रिक लगा करके ध्यान रखा है, तो आप लोगों को बता रहे हैं और बाकी मेरे पास कोई ट्रिक है नहीं। तो ये 4 जुलाई याद रखिएगा जो दूर की अवस्था है। उसके बाद एक ये ध्यान रखिएगा, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की अवधि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। ठीक, कच्छ के तल से झुकाव 23.5, ये ध्यान रखिएगा। उसके भूमध्य रेखा की परिधि, ये भी इंपॉर्टेंट है, 40.05 किलोमीटर। उसके बाद आ जाता है कि पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, जल की उपस्थिति के कारण अन्य नाम नीला ग्रह। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा प्रमुख तत्व, पृथ्वी से मध्य दूरी इतना, ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद ये सब देख लीजिएगा आप सभी लोग, कितने सेकंड, कितने मिनट, क्या कैसे लगाता है। ठीक, आप सभी लोग को जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा मैं सारा लेकर के आ गया हूँ, जैसे कि आप सभी लोग को कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद आ जाते हैं पृथ्वी की गतियां एवं ग्रहण। ठीक, पृथ्वी की आकृति गोलाभ है। ठीक, गोलाभ या फिर जियोइड ये एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा कि मैं बता दूं आप सभी लोगों को, बीपीएससी का जो पेपर हुआ था बीपीएससी 2.0, उसमें जब जियोग्राफी वाले जो सब्जेक्ट थे उसमें पूछा गया था और बाकी पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन, जबकि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमने को परिक्रमण कहते हैं। मैंने अभी आपको अभी जो वीडियो इसके आगे गई है मैं वहां पे आप सभी लोगों को बताई थी। ठीक, पृथ्वी की घूर्णन गति परिभ्रमण के कारण ही दिन और रात की घटना होती है। जैसे कि आप सभी लोगों से पूछा जाता है कि दिन और रात की घटना क्यों होती है, तो ये जो पृथ्वी की घूर्णन या फिर उसे कह सकते हैं परिभ्रमण, उसी के कारण दिन और रात की घटना होती है। पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन भी होता है। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा वो ना हो तो कोई भी वो नहीं होगा, न तो ऋतु परिवर्तन होगी न तो दिन रात की घटना होगी। उसके बाद पृथ्वी की सतह का प्रत्येक स्थान 24 घंटे में परिभ्रमण कर पुनः उसी स्थान पर पहुंच जाता है। इस 24 घंटे की अवधि को सौर दिवस कहते हैं। इसकी गणना सूर्य पृथ्वी की खगोलीय स्थिति को दर्शाई अस्थायी मानकर की जाती है। उसके बाद आइए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है? तो ये है 1/4। ठीक, 1/4। उसके बाद किस तिथि को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है? अभी मैंने आप सभी लोगों को बताया था, पास में उपसौर। ठीक, तो ये उप में 3 दिख रहा है तो 3 जनवरी और दूर में अपसौर, तो ये अप जो है ये 4 के जैसा दिख रहा है तो 4 जुलाई। ठीक, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। उसके बाद दिन में 2 बार समुद्र के पानी के लेवल उतार चढ़ाव को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है, इसको आप सभी लोगों को पता ही होगा कि ज्वार और भाटा। ठीक, इसको कहते हैं ज्वार। क्या कहते हैं? ज्वार और भाटा पता होगा आप सभी लोगों को, इसको ज्वार कहते हैं। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं आप सभी लोगों को पता ही होगा। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो लीप वर्ष में होते हैं 366 और ऐसे नॉर्मल में 365 होते हैं। 21 जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर कहाँ पर होती है? तो ये होती है, आप सभी लोगों को मैं बता देती हूँ, ये होती है 21 को, ये हो जाती है 23.5 अंश उत्तर।
उसके बाद निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये गुजरती है, आप सभी लोगों को बता देती हूँ, ये गुजरती है जो ये कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से। कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से। ठीक, इसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उससे रखा जाता है। तो कहाँ पे रखा जाता है? तो ये पृथ्वी के केंद्र पर जब रखा जाता है तब न्यूनतम होता है। बसंत विषुव होता है, बसंत विषुव होता है, ये होता है 21 मार्च। ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, पढ़ लेते हैं क्या कैसे है। ठीक, जैसे कि वस्तुतः पृथ्वी के एक परिभ्रमण में वह स्थान 24 घंटे के कुछ पहले ही सूर्य के नीचे आ जाता है। यह 23 घंटे 56 मिनट तथा 4.09 सेकंड का समय है, नक्षत्र दिवस कहलाता है। ठीक, स्पष्ट है कि 100 दिवस नक्षत्र दिवस से लगभग 4 मिनट लंबी अवधि का होता है। यही 4 मिनट संकलित होकर 4 वर्षों पश्चात जुड़ जाता है तथा फरवरी को बढ़ाकर 29 दिन का करके चौथे वर्ष को अधिवर्ष घोषित किया जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये ध्यान रखिए, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, ये गोलार्ध हो गया। ठीक, ये भूमध्य रेखा, ये नॉर्थ गोलार्ध, ये साउथ। तो ये कह रहा है 21 जून को उत्तरी, 21 जून को उत्तरी ये है गोलार्ध में लंबाई सबसे अधिक होती है क्योंकि सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। तो आप सभी लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा जो है वो उत्तरी गोलार्ध में होता है। जैसे ये हो गया, ये भूमध्य है, ये कर्क है और ये मकर है। ठीक, तो ये क्या कह रहा है? कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है 21 जून को, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में, तो ये साउथ पोल है। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध दिन की लंबाई सर्वाधिक होती है, आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। बसंत विषुव की घटना 21 मार्च को तथा शरद विषुव की घटना 23 सितंबर को होती है। ये ध्यान रखिएगा। दोनों स्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। तो ये भूमध्य या इसको विषुवत रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे 21 मार्च या फिर 23 सितंबर को, ठीक, लंबवत चमकता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं सूर्य ग्रहण की घटना सदैव आवश्यक होती है। सूर्य ग्रहण की घटना में पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आने से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता। इसको देख लेते हैं कैसे। जैसे कि सूर्य की घटना आवश्यक होती है। सूर्य ग्रहण की घटना में पृथ्वी और सूर्य के बीच, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आने से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता। सूर्य ग्रहण की घटना में पृथ्वी और सूर्य के बीच, जो ये पृथ्वी है और सूर्य के बीच चंद्रमा आने से, पृथ्वी और सूर्य, इसके बीच में ये मून यानी चंद्रमा। ठीक, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा आने से ये सूर्य ग्रहण होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसी को कहते हैं, आने से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। ये देख लीजिए, यहाँ पे चित्र बना हुआ है, देख लीजिए। ठीक, पूर्ण चंद्र ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के दौरान अगर सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो वह आंशिक सूर्य ग्रहण, जब पूरा भाग छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। एक वर्ष में न्यूनतम 2 बार एवं अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। चंद्र ग्रहण की घटना सूर्य एवं चंद्रमा के बीच, जब पृथ्वी, ये सूर्य है सन और चंद्रमा ये मून के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं और इसे पूर्णिमा कहते हैं। ठीक, चंद्र ग्रहण को पूर्णिमा कहते हैं। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। यह भी सूर्य ग्रहण के समान ही आंशिक अथवा पूर्ण होता है। ये भी आंशिक अथवा पूर्ण होता है। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, ठीक, आ जाते हैं अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। जैसे कि आइए देख लेते हैं, ये हो जाता है। सबसे ज्यादा तो इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि ये पेन नहीं लेता है। जैसे कि ये ग्लोब है, ठीक, अक्षांश एवं
देशांतर रेखा है। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। अभी मैंने आप सभी लोगों को बताया था ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। ये क्या कह रहा है? पश्चिम। पश्चिम ये है, पूर्व ये है। तो पश्चिम से पूर्व की खींची गई रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। अक्षांश, ठीक। जो कि अक्षांश रेखाओं से हम मौसम संबंधी, जलवायु का पता लगाते हैं, और देशांतर से हम टाइम यानी जून को डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, टाइम का वो निकालते हैं कि यहाँ पे इतना बज रहा है तो वहां पे इस समय पे क्या बज रहा होगा, ठीक। तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है, ठीक। 9 और एक ये 9 को 9 18 180 प्लस 1 81, ठीक। अक्षांश की पूरा टोटल संख्या 181 है। उसके बाद प्रति एक अंश ये अक्षांशीय दूरी लगभग 101 किलोमीटर होती है, ठीक। ध्यान रखिएगा। जीरो अक्षांश को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये जो है जीरो अक्षांश है, ठीक। इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भूमध्य, इसको भूमध्य रेखा, ठीक। इसको जीरो अक्षांश कहते हैं, भूमध्य रेखा, या इसी का नाम विषुवत रेखा भी है, ठीक। ध्यान रखिएगा। उसके बाद 23.5 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, ये जो है इसको कर्क रेखा, और 23.5 दक्षिणी अक्षांश को, ये जो है ये दक्षिणी अक्षांश, ठीक। दक्षिणी अक्षांश इसको मकर रेखा, ठीक कहते हैं, इसको मकर रेखा कहते हैं। उसके बाद ये आ जाते हैं पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं। दो देशांतरों के बीच को की दूरी बोरे नाम से जानी जाती है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। क्या? पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं। दो देशांतरों के बीच की दूरी को बोरे कहते हैं। ये देशांतर है। इन दो देशांतरों के बीच की दूरी को बोरे कहते हैं, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं जीरो देशांतर रेखा मानचित्र रेखा को पृथ्वी की मानक समय रेखा कहते हैं। अभी मैंने बताया था ये जो है, ठीक। मेरिडियन टाइम जोन। यह मानक समय ग्रीनविच याम उत्तर ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माले, बुर्किना फासो, घाना व दक्षिण अटलांटिक महासागर से गुजरती है। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच टाइम से आधा घंटे के गुणक के अंतर पर निर्धारित किया जाता है। एक अंश देशांतर बराबर 4 मिनट। टाइम जोन आप सभी लोगों को अगर नहीं निकालने आता, आप सभी लोग हमें बताएंगे तो मैं आप सभी लोगों को बता दूंगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, अतः पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट बढ़ता है। इधर जाने पे बढ़ता है और इधर आने पे घटता है, ठीक। ध्यान रखिएगा। इस रेखा ये कहाँ पहुंचित है? 4 मिनट जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की कल्पना 180 देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर की जाती है। ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ध्यान रखिएगा, ठीक। नॉर्थ और साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ है, ठीक। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। उसके बाद आ जाते हैं इस रेखा से पूर्व पश्चिम में 1 दिन का अंतर होता है। पूर्व पश्चिम, इसमें पश्चिम पूर्व, इसमें 1 दिन का अंतर होता है। सूर्य की सीमा उत्तरायण और दक्षिणायन होती है, उसे संक्रांति कहते हैं, ठीक। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। इस दिन सूर्य कर्क रेखा में लंबवत होता है, इसे कर्क संक्रांति भी कहते हैं। दक्षिण गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन मकर रेखा पर होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं, ठीक। ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो अभी मैंने बताया था, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। बाकी उसके बाद ये है सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन। देख लीजिए आराम से। इस सारे क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर इस वीडियो को वॉच करिएगा, पढ़िएगा तो अच्छे से पढ़ करके आंसर दे करके जाइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे एक नई वीडियो में। बाकी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो पे मैंने बहुत मेहनत की है।
ठीक।